हाँ तो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है मॉडर्न इंडिया पे। तो आज हम पहली क्लास में क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न है, बॉम्बे में एटक का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपके ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एम.एन. रॉय। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो सही है, लाला लाजपत राय। इसके एटक की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी, मुंबई में, जिसे मुंबई भी कहते हैं। तो उस समय इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय चुने गए थे, और इसके संस्थापक जो थे वो एन.एम. जोशी थे। तो एन.एम. जोशी को एटक ने अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन में था उसमें भी भेजा गया था इनको। इसमें विभाजन जब हुआ था तो इसके विभाजन में पहला विभाजन हुआ था इसका 1929 में नागपुर अधिवेशन में। तो उस टाइम पे इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए। तो इसका भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये विभाजन वाले क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पुस्तक या पेपर कौन सा है जिसमें दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम धन के निकास का उल्लेख किया था? तो आपके ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंग्लिश डेट टू इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोग का ध्यान इसमें जा रहा होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की तरफ। हालांकि इसमें भी जो ऑप्शन सही है आपका वो ऑप्शन सी सही है। बी पे गलती से लग गया था, लेकिन बी नहीं सही है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ उनकी थ्योरी थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी नहीं है। तो इंग्लिश डेट टू इंडिया जो है वो सही है इसमें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन कह रहा है। इसने नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया, इससे भारतीय बाजार का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंध स्थापित हुआ, इसने किसानों की निर्धनता बढ़ाई, इससे किसानों की तुलना में अंग्रेज बागान मालिकों को ज़्यादा लाभ हुआ। तो इसमें जो सही है वो सही है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि जो ऑप्शन इसमें सी सही है। क्योंकि जब वाणिज्यीकरण होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है नकदी फसलों की बढ़ोतरी तो होगी ही, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी संबंध स्थापित हुआ था। इससे अंग्रेज जो बागान मालिक थे उनको भी ज़्यादा लाभ हो रहा था किसानों की अपेक्षा। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए विद्रोह भी हो रहे थे, विरोध भी हो रहे थे। तो लेकिन इसमें क्योंकि जो किसानों की निर्धनता है वो बढ़ती चली जा रही थी, इस वजह से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित था? तो मैकडोनाल्ड आयोग जो है किससे संबंधित था ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन है लघु उद्योग, नील उत्पादकों की समस्याएं, अकाल, दलित वर्ग। जो देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर यहीं पे मैकडोनाल्ड अवार्ड होता तो ये सही हो जाता, दलितों से संबंधित हो जाता अगर मैकडोनाल्ड अवार्ड होता। लेकिन इसमें सिर्फ मैकडोनाल्ड लिखा है, तो इसमें जो है ये सही हो जाएगा दलित वर्ग इसमें नहीं सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा अकाल। ये अकाल आयोग से संबंधित था। आइए बढ़ते हैं अगले तरफ। तो अगला क्वेश्चन है,
भारत में कारखाने स्थापित करने की दिशा में प्रारंभ से लेकर अंत तक सही क्रम क्या था? तो इसमें ऑप्शंस आपके जो देख रहे हैं, इसमें तो हम सबको पता है मुग़ल कब आ गए थे। तो मुग़ल तो पहले ही आ गए थे, तो सब कुछ समझ में आ गया, तो मुग़ल तो पहले होंगे। फिर जो पुर्तगाली आए थे जो है 1498 आ गए थे, लेकिन कारखाना इन्होंने स्थापित किया था 1503 में। उस समय पे जो भारत में शासन था, उस टाइम पे शासन कर रहा था सिकंदर लोदी। जो 1498 में जब पुर्तगाली आए थे, तो भारत में जो मुग़ल शासक तो नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नहीं आ पाए थे मुग़ल, उसके पहले ही आ गए थे। ये तो दिल्ली सल्तनत का जो सिकंदर लोदी था, उसका शासन था उस टाइम पे भारत में, पुर्तगाली जब आए थे। तो इससे ये हो जाएगा कि तो पुर्तगाली तो पहले हो जाएंगे और मुग़ल जो है उसके बाद में आएंगे, फिर डच, फिर अंग्रेज। इसका मतलब जो इसमें सही होगा वो सही होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि जो डच थे वो उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में 1602 में। उसके बाद 1602 में उनकी कंपनी बन गई थी, तैयार हो गई थी। और अंग्रेज़ों का तो पता ही है आप लोगों को, ये हालांकि बोला सूरत में जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इनकी बन नहीं पाई थी। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उप जमींदारी देखी गई मुख्यतः अस्थाई बंदोबस्त क्षेत्र, रैयतवाड़ी क्षेत्र, देसी रियासतें, महालवाड़ी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ पहले उप जमींदारी थी क्या। उप जमींदारी उस टाइम पे जो ये इसमें ऑप्शन सही है, जो इसमें आपका ऑप्शन सही है ए, अस्थाई बंदोबस्त क्षेत्र। इसी को बोला जाता था डिस्टेंट सैंक्शन पंप, दूर सूचक यंत्र। एक्चुअली में होता क्या था इसमें जो जमींदार जब बोली लगाता था, तो बोली लगा लेता था, वो कुछ भी बोली लगा दे, उसके बाद वो वहाँ पे खुद जो है वसूली नहीं करता था किसानों से। उसके लिए वो बोली लगवाता था दूसरों से, फिर जो दूसरा बोली लगाता था उसको दे देता था वहाँ पे कर वसूलने के लिए। ज़मींदारी जो है वो उसकी चलती थी, फिर ये वो दूसरी जगह चला गया, अपना काम कर रहा है दूसरी जगह जाके, लेकिन जो वसूली करेगा वो दूसरा कर रहा है। फिर इसमें वो क्या करता था, जो दूसरा वाला ख़रीदा है वो भी दूसरे को दे देता था, बोली लगा देता था, बोली लगवा देता था। इससे जो है रेट बढ़ता चला जाता था कर का, और किसान बेचारे परेशान थे। तो यही थी उप जमींदारी, ये थी अस्थाई बंदोबस्त क्षेत्र में। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन राष्ट्रवादियों ने धन के प्रवाह के संबंध में लिखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, पी.सी. राय, गोविंद रनाटे, दिनेश वाचा, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से सभी के सभी ने जो है राष्ट्रवादियों ने धन के प्रवाह का सिद्धांत दिया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है डी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत, अहमदाबाद, बम्बई, कानपुर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है बम्बई में। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ? ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पूछा जा रहा है कार्यकाल में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, रेलवे बोर्ड का। तो आमतौर सभी का ध्यान डलहौजी की तरफ जा रहा होगा। हालांकि डलहौजी ने रेल चालू ज़रूर किया था, लेकिन उस टाइम पे रेलवे बोर्ड नहीं बना था। तो रेलवे बोर्ड जो बना है वो बना है
कर्जन के टाइम पे, तो आपका ऑप्शन जो सी है इसमें, ये लॉर्ड कर्जन तब बोर्ड का गठन हुआ था, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पुस्तक में नील उत्पादक किसानों की व्यथा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है दीनबंधु, नील दर्पण, नील दर्शन, आनंद मठ। तो जो इसमें ऑप्शन बी है नील दर्पण, जिसको लिखा था दीनबंधु जी ने। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। जो 1859 में नील विद्रोह हुआ था, वहाँ पे ये चंपारण वाला नहीं, ये बंगाल वाला है, वहाँ की बात कर रहा है ये, तो ध्यान दीजिएगा आप। वह कौन सी पुस्तक है जिसने वाणिज्यवाद के तीन चरणों, वाणिज्यवादी चरण, पूंजीवादी चरण एवं वित्तीय चरण की व्याख्या की गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं इंडिया टुडे, पैसेज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप सभी देखते होंगे, तो आप सबको लगता होगा जो है, जैसे कि आप सभी को लगता होगा इसमें जैसे कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो सभी का ध्यान ज़्यादातर दादा भाई नौरोजी की तरफ जाता है, क्योंकि उन्होंने लिखा था और जाना भी चाहिए था, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक पुस्तक है इंडिया टुडे, जिसको लिखा है रजनी पाम दत्ता जी ने, रजनी पाम दत्त, ये ऑप्शन इसमें ए सही है। रजनी पाम दत्त की जो पुस्तक है इंडिया टुडे, वो सही है। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने उच्च बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्रित करने के अधिकार देने की प्रथा की शुरुआत की? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने उच्च बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्रित करने के अधिकार देने की प्रथा की शुरुआत की? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेवेल। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त भले बाद में आया था उसमें बोली लगाने की, लेकिन उससे पहले ही बोली लगाना शुरू हो गया था, तो उसमें वो पहले ही बोली लगाई जाती थी। इसकी शुरुआत की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। आपको अभी और सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोपला विद्रोह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो इसमें है मोपला विद्रोह कृषक थे जो मालाबार तट पर रहते थे। ये तो बात सही है, वो रहते थे, तो ये तो गलत है नहीं। जैनमी ने स्वयं को भूमि का मालिक घोषित कर दिया तथा उसे यह अधिकार था कि वह किसानों को भूमि से बेदखल कर सकता था। जैनमी वहाँ के जो जमींदार थे, वो उनकी बात कर रहा है, जो हिंदू जमींदार थे वहाँ पे, उनकी बात हो रही है, जो नंबूद्री संप्रदाय के थे। अधिकांश जैनमी हिंदू थे जिन्होंने विद्रोह को सांप्रदायिक रंग दे दिया। बिल्कुल बात सही है, जैनमी हिंदू थे, विद्रोह को सांप्रदायिक रंग दिया गया था, ये भी सही है। हालांकि उसमें हाथ ज़्यादातर अंग्रेज़ों का ही था। इस विद्रोह का नेतृत्व संपन्न मोपला किसानों ने किया। संपन्न मोपला किसानों ने किया कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोपलाओं ने किया था, लेकिन संपन्न मोपला किसान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका डी है वो सही होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व हम सभी जानते हैं मोपला किसान थे, लेकिन ये जो संपन्न मोपला किसान है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फराजी आंदोलन के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन की बात की जा रही है। फराजी आंदोलन के संस्थापक फरीदपुर के हाजी शरीयत उल्लाह थे। इसका नाम फरीदपुर के नाम पर रखा गया था, या मूलतः एक कृषक विद्रोह था जिसमें धर्म का मुद्दा भी सम्मिलित कर लिया गया था। विद्रोहियों ने समानता का संदेश दिया तथा यह कहा कि भूमि पर अल्लाह का अधिकार है तथा किसी को भी भू राजस्व वसूलने का हक नहीं है।
तो फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, ये बात सही है। इसका नाम फरीदपुर के नाम पर रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो असत्य पूछा है, इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें धर्म का मुद्दा भी शामिल कर लिया गया था, ये कृषक विद्रोह था, ये भी बात सही है। और विद्रोहियों ने समानता का संदेश दिया और अल्लाह का अधिकार भूमि पर, ये भी बात उन्होंने की थी। और किसी को भी भू राजस्व वसूलने का हक नहीं है, ये भी बात उन्होंने की थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा, वो बी सही है, फरीदपुर के नाम पे रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। पलामू, मानभूम, हजारीबाग एवं रांची के विद्रोह किससे संबंधित थे? पलामू, मानभूम, हजारीबाग एवं रांची के विद्रोह किससे संबंधित थे? इसमें आपके ऑप्शन हैं संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, फरायजी विद्रोह। तो फरायजी के बारे में तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, और अभी संथाल से भी आगे क्वेश्चन हैं, मुंडा से भी होंगे। लेकिन जो इसमें आपका ऑप्शन सही है वो सही है आपका सी, कोल विद्रोह सही होगा आपका। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दमन ए कोह किस विद्रोह के लिए प्रसिद्ध था? दमन ए कोह, संथाल, मुंडा, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। जो ये संबंधित था वो था ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, हाँ ऑप्शन ए सही होगा। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें ऑप्शन ए सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विद्रोह के नेता कुंवर थे? और इसमें सिर्फ कुंवर ही लिखा गया था, हालांकि ये थे, इनका पूरा नाम था गोमधर कुंवर। ध्यान दीजिएगा, गोमधर कुंवर। इससे आपको आसानी भी याद होगी, आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन है, कौन इसके, ये किस चीज़ का विद्रोह कर रहे थे, कहाँ के विद्रोही थे। गोमधर कुंवर, तो आप ध्यान दीजिएगा, गोम से गोमधर, होम, अहोम, अहोम विद्रोह। इसमें सही है आपका ऑप्शन सी, गोम होम। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप इसमें ऑप्शन सही है सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को सहयोग करने वाली भारतीय रियासतें निम्न में से कौन थीं? अंग्रेज़ों का सहयोग करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन है अवध, ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, रामपुर, रीवा। तो इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जिसमें अवध आ जाए उसको तो पहले ही हटा दीजिए ऑप्शन से, एलिमिनेशन मेथड से। तो ए बी सी तीनों में पहला ऑप्शन दिया गया है, तो अवध तो होगा नहीं, क्योंकि अवध में विद्रोह तो था ही, बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। तो इसमें ऑप्शन जो आपका डी है वो सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, रामपुर, रीवा, ये जो है अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, जिसमें से खास करके अंग्रेज़ अगर किसी की बड़ाई करते थे तो वो था ग्वालियर। ध्यान दीजिएगा, जो ग्वालियर है वो। 1961 में अंग्रेजी सरकार ने किन भारतीय रियासतों को स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया? स्टार ऑफ इंडिया, भोपाल, ग्वालियर, पटियाला, रामपुर, हैदराबाद, बड़ौदा। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके 6 हैं, 6 के 6 सही हैं। सारी की सारी रियासतों को दिया था उन्होंने स्टार ऑफ इंडिया, क्योंकि इन सब ने 1857 में भाग लिया था और अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। इन सब ने, भोपाल, ग्वालियर, पटियाला, रामपुर, हैदराबाद, बड़ौदा ने, सभी ने सहयोग किया था। तो 1961 में जो अंग्रेज़ी सरकार है इनको स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित की थी, इन रियासतों को। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, ये सभी अंग्रेज़ों के समर्थक थे। भील आंदोलन का केंद्र था, आप इंग्लिश में भी है, साइड में है, आप इंग्लिश का भी देख सकते हैं, जिनको जो जो समझ में आए वो करें, क्योंकि इसीलिए इसमें दोनों दिया गया है। भील आंदोलन का केंद्र था,
तो इसमें कर्नाटक है, छोटा नागपुर है, भीलवाड़ा है, खानदेश है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है आपका डी, खानदेश। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब तो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में। आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोग जिससे जल्द से जल्द जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी बातें हो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी हो आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अभी तो हालांकि आप हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस देख रहे हैं, आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अभी तो पहली क्लास थी तो थोड़ा और इजी था, और प्लस ध्यान में रखना पड़ता है हर एक चीज़ें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दोनों मिला के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। जैसे PCS में है तो फैक्ट तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन थोड़ा जैसे टफ भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें क्वेश्चंस दिए गए थे तो दोनों तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और अभी इसी जो टॉपिक पे लगभग हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें जो IAS लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी रखा जाएगा। तो आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।